तो जो दिवाली ऑफर चल रहा है टॉप 100 एस्पिरेंट्स के लिए, तो इसमें से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने ऑलरेडी ले लिया है और कुछ ही सीटें बची हुई है। इसीलिए जो 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है कोर्सेज पर, उसे जल्द से जल्द अवेल कीजिए। अगर आप ये अवेल नहीं करोगे तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितने भी कोर्सेज हैं उनको कवर किया जा रहा है। प्रीलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड जो कोर्सेज है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटी बोलिए, गवर्नेंस बोलिए, सोसाइटी बोलिए, इकोनॉमी बोलिए, डिजास्टर मैनेजमेंट बोलिए, इंटरनल सिक्योरिटी बोलिए, हिस्ट्री बोलिए, एंशियंट हिस्ट्री बोलिए, ज्योग्राफी बोलिए, सभी कोर्सेज यहाँ पर कवर हो रहे हैं और यूज़र फ्रेंडली तरीके से हो रहे हैं, जहाँ पर फोटोज़ का इस्तेमाल करके। आपको पता है मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, मुझे वो जो किताबी डेफिनेशंस है, किताबी चीज़ें हैं, उस तरीके से नहीं जमता है। फोटोज़ है उसका सहारा लेकर मैं पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा देर तक याद रहे, आपका रिटेंशन पावर स्ट्रांग रहे, प्लस जो एनालिटिकल थॉट्स है वो यहाँ पर डेवलप हो जाए। तो इसीलिए जो कोर्सेस है इतने कम प्राइजेस में मुझे नहीं लगता है कि और कहीं पर भी आपको मिलेंगे। और जितना क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि और कहीं पर आपको एक साथ सभी सब्जेक्ट्स के इतने अच्छे क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको मिलेंगे। इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और ये जो कोर्स है इसको जल्द से जल्द अवेल कीजिए, क्योंकि जल्दी ही ये जो ऑफर है खत्म हो जाएगी। चलिए आज हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3 नवंबर के न्यूज़पेपर एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को साथ में देखते हैं और जो भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी उसे हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली अगर सिर्फ न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। और जो भी एक आध दो न्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आगे जाकर उस पर एडिटोरियल जो है वो भी आने वाले हैं। तो इसीलिए आज के जो एडिटोरियल्स है, जो एक्सप्लेन सेक्शन है, खासकर अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो वो हमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं 3 नवंबर के न्यूज़पेपर एनालिसिस की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, तो यहाँ पर पीएसयू बैंक्स जो है, स्टाफ जो है, उनको एनपीएस के लिए प्रोब किया जाएगा। अभी देखिए एनपीए आप सभी को पता है क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर होता है तो अब ये जो बैंक स्टाफ है उनको भी यहाँ पर प्रोब किया जाएगा। तो क्या कंडीशन है यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर रहे हैं उनके अगेंस्ट में जो केस है, ईडी केस है, वो चल रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पर जीएस2 पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो देखने को, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एडिटोरियल पेज में जो फेडरल ट्विस्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसमें अगर पूरा सारांश देखें तो यही हो रहा है कि जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपना स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो यहाँ लाना चाहिए और उसी के साथ यहाँ पर सेंटर पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहना चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो अगर आएंगे तो ही यहाँ पर भला हो सकता है। यही सारी बातें यहाँ पर की जा रही है, जो कि इतना खास नहीं है। ये भी एडिटोरियल अगर हम देखेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर आ रहा है जजिंग आर्यन खान। अब आर्यन खान को यहाँ पर जज किया जा रहा है। आर्यन खान को जज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो एसआरके के बेटे हैं, शाहरुख खान के बेटे हैं। वही अगर ये किसी फार्मर के बेटे होते तो पूरे देश में कुछ भी ये नहीं होता। उनको अगर बेल हो ना हो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर बेल हो भी जाती तो उनकी गाड़ी के आगे पीछे कोई नहीं भागता। अगर बेल नहीं भी होती तो उनको बोलने वाला कोई नहीं रहता। सिर्फ ये आसार के जो है उनके बेटे हैं, तो इसीलिए उनको यहाँ पर जो भी अटेंशन है वो यहाँ पर मिल रहा है। अब इससे रिलेटेड मतलब जो हमारा टेक्निकल पॉइंट हो जाता है, जीएस2 पॉइंट हो जाता है कि एनसीबी जो है वो क्या है, किस तरीके से काम करती है, ड्रग्स से रिलेटेड क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो एक्ट है तो वो एक्ट किस तरीके से, उसमें जो चेंजेस लाए गए थे, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है। ये अगर आप देखोगे एडिटोरियल, ये जीएस4 पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बात कर रहा है, पेरेंटिंग के बारे में, मोरालिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अभी देखिए पूरा मोरालिटी अगर आप देखोगे, एथिक्स अगर आप देखोगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम एथिक्स के कोर्स में कवर की हुई है। एथिक्स के कोर्स में सब कुछ यहाँ पर कवर हुआ है। अभी अगर इन शॉर्ट हम देखते हैं एथिक्स बेसिकली क्या है। देखिए जैसे मैंने आपको एथिक्स के कोर्स में एग्जांपल दिया था कि एक कोई लड़का है और वो अगर रास्ते से जा रहा है, उसको दिख रहा है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब वो गाड़ी के सामने खड़े रहकर सेल्फी खींच रहा है। तो क्या ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है? आप बोलोगे गलत चीज़ है। अगर एक लड़का है, उसके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है, अब वो जाकर उनकी मदद कर रहा है, सही है या गलत है? आप बोलोगे बिल्कुल सही है। तो ये जो गलत है और ये जो सही है, ये किस बेसिस पर है? क्या यहाँ पर कानून ने मतलब सरकार ने कोई कानून लेकर आई है कि आप यहाँ पर सेल्फी नहीं खींच सकते हो? ऐसा कोई कानून नहीं है। तो अगर ये सेल्फी खींचता भी और मदद नहीं भी करने के लिए जाता है तो उसको कोई हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
और अगर यहाँ पर ये मदद करता है तो सरकार की तरफ से इसको भारत रत्न जो है वो नहीं दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम यह बोल रहे हैं कि ये सही है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी ने एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट किया है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। अब वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर चीज़ें हो तो वो सही है, और अगर ना हो तो वो गलत हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो एथिक्स बेसिकली क्या है? एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो सोसाइटी ने फिक्स किया हुआ है, उसके हिसाब से अगर चीज़ें सही हो रही है तो मतलब वो सही है, और अगर गलत है तो फिर वो गलत मानी जाती है। उसी को हम कहते हैं यहाँ पर एथिक्स, है ना। अब एथिक्स एंड देन आते हैं मोरल्स। मोरल्स ये थोड़े पर्सनलाइज हो जाते हैं, थोड़े इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं। अब समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान जो है वो नॉनवेज खा रहा है, ठीक है। अब नॉनवेज खा रहा है, एथिकली अगर देखा जाए तो वो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि सोसाइटी जो है उसके हिसाब से नॉनवेज खाना जो है वो कुछ इतना गलत नहीं है ना। लेकिन मोरालिटी अगर आप देखोगे, मॉरली अगर किसी के लिए गलत है, वो इंडिविजुअल बेसिस पर आ जाता है कि भाई नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे जानवरों को खाना नहीं पसंद है, तो ये मॉरली उसके लिए वहां पर गलत हो जाएगा। एथिकली भले ही वो सही हो, कि सोसाइटल बेसिस पर वो सही होगा, लेकिन मॉरली अगर देखा जाए तो वहां पर गलत हो जाता है। तो मॉरल पर्सपेक्टिव, मोरालिटी अगर देखा जाए तो थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव में आ जाता है। तो यहाँ पर इस पर जो है आपको क्वेश्चंस जीएस पेपर 4 जो है उसमें आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करोगे पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग, बैड पेरेंटिंग, बेसिकली गुड पेरेंटिंग एंड बैड पेरेंटिंग जो उसको मैं हमेशा रिलेट करता हूँ गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस के साथ। जहाँ पर जो हमारा इसका गवर्नेंस का कोर्स है, पॉलिटी का अलग कोर्स है, गवर्नेंस का अलग कोर्स है, तो गवर्नेंस के कोर्स में गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस जो है वहाँ पर जो देखा है हमने, तो गवर्नेंस बेसिकली यही होता है कि किस तरीके से सरकार जो है वो चला रही है ना। जैसे पेरेंट है, पेरेंट जो एक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे पर उसको हम कहते हैं पेरेंटिंग। अब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो यहाँ पर एक्ट कर रही है अपने लोगों पर, देश के नागरिकों पर, उसे हम कहते हैं गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस भी हो सकता है, बैड गवर्नेंस भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दी है। अब यहाँ पर अगर आप देखो क्लाइमेट ऑफ कोऑपरेशन एंड, मतलब यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर यहाँ पर चीज़ें करनी चाहिए, इतना ही इसमें से आ रहा है। यहाँ पर जो ग्लासगो है उसमें जो यहाँ पर टोन सेट किया गया है, तो मोदी जी की तरफ से जो 5 पॉइंट आए हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। एंड देन उसी के साथ साथ जो G20 है उसमें भी यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, उस पर भी यहाँ पर हम नज़र डालेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU के बारे में। तो PSU जो है, PSU मतलब क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनका राज चलता है, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज़ पूछता हूँ कि जैसे RTI एक्ट होता है, RTI एप्लीकेशन जो है वहाँ पर डाली जाती है जो पब्लिक अथॉरिटी हो, है ना। अब यहाँ पर समझ लो कि SBI है, SBI में अगर आप RTI डालते हो तो क्या डाल सकते हो? बिल्कुल डाल सकते हो। HDFC में अगर आप डालना चाहते हो तो क्या डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पब्लिक अथॉरिटी जो है उसमें नहीं आती है, प्राइवेट बैंक है। तो इसमें अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकते हैं कि सभी बैंक्स के लिए लागू किया गया है, ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको अक्सर एग्जाम में आते हैं। गवर्नमेंट ने नए नॉर्म्स यहाँ पर लेट डाउन किए हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर इससे हिंदी से भी न्यूज़पेपर जो है उसका आकलन कर सकते हैं। तो इसीलिए शेयर ज़रूर कर दीजिए जो भी हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं उनके लिए, जिससे उनको भी यहाँ पर बेनिफिट हो जाए, क्योंकि इस तरीके का न्यूज़पेपर जो है हिंदी में वो उनको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट जो है नए नॉर्म्स यहाँ पर रखे हैं, सरकार ने नए जो मानदंड यहाँ पर तय किए हैं कि बैंक स्टाफ को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए अगर जो लोन है वो बैड हो जाता है। मतलब क्या है? लोन जो है वो NPA में चला जाता है। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रही है कि PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है उसमें यहाँ पर सुधार लाए गए हैं RBI के द्वारा, उसमें यहाँ पर चेंजेस लाए गए हैं RBI के द्वारा। अब ये PCA फ्रेमवर्क में जो भी चेंजेस लाए गए हैं ये इकोनॉमी जो सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का, इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें आया हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि PCA फ्रेमवर्क में जो चेंजेस आए ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इस पर एक्सप्लेन सेक्शन जो है उसमें भी आएगा, और इसमें नहीं आता है तो एडिटोरियल में तो ये पूछा ही जाएगा। तो इसलिए ये जो है ये हम ज़रूर डिस्कस करेंगे ही। तो यहाँ पर हम बात करें NPA के। NPA कब होता है? 90 डेज के ऊपर अगर कोई भी अपनी किस्त जो है वो जमा नहीं कर पा रहा है तो वह NPA में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
तो अब यहाँ पर अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा है, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में अगर देखा जाए रिसेंट टाइम्स में कई ऐसे बैंक रही है जिनके एनपीए बाहर नहीं आए, और जब एनपीए बाहर आए तो बैंक ही डूब गई, बैंक ही खत्म हो गई, है ना। इसको सुधारने के लिए यहाँ पर ये नॉर्म्स जो है वो लाए गए हैं। अब ये कैसे हमारी इकोनॉमी को, मतलब अर्थव्यवस्था जो है उसको कैसे ये मदद कर सकता है, ये यहाँ पर सवाल जो है वो खड़ा होता है। न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्रेश सेट ऑफ नॉर्म्स यहाँ पर इशू किए हैं टू गाइड स्टेट ओन्ड बैंक। स्टेट ओन्ड बैंक समझ रहे हो यहाँ पर कौन सा है, तो जो गवर्नमेंट के अंडर में बैंक्स आ रही है, मतलब वही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें यूनिफॉर्म स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क जो है वो लाया गया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट अप टू 50 करोड़ रुपीस, 50 करोड़ रुपए तक की यहाँ पर जो एनपीए रहेगी उसके लिए यहाँ पर जो कर्मचारी है वो जवाबदेह ढांचे को यहाँ पर उसमें लाया गया है। एम क्या है यहाँ पर, क्या साबित करना चाहते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो है बोनाफाइड एक्शन से उनको प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा, अकाउंटेबल जो है यहाँ पर रॉन्ग डूइंग, अगर कोई गलत करता है तो उनको यहाँ पर अकाउंटेबल जो है वो बनाया जाए, उनके पार्ट से अगर कोई गलत होता है या इन एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और दूसरा, यहाँ पर गाइडलाइन जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी 1 अप्रैल 2022 से। अभी इसमें अगर देखोगे आप नए फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या होने वाला है, तो बैंक जो है कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी रहेगी विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी जो है उनकी रहेगी कि भाई एनपीए हुआ है 6 महीने के अंदर अंदर, अब बताओ क्या यहाँ पर समस्याएं तुमको देखने को मिल रही है। इसमें एनपीए जो है इस कॉज बाय एक्सटर्नल फैक्टर, अगर एनपीए जो है वो अगर बाहरी कारणों की वजह से अगर यहाँ पर होता है, जैसे बाहरी कारण मतलब कौन से, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की सरकार की नीतियाँ है उसमें अगर कोई बदलाव होते हैं। ठीक है, अब समझ लो कि अगर सरकार जो उसने कंप्लीट लॉकडाउन यहाँ पर लगा दी, लॉकडाउन लगा दी, लोगों का जो इनकम है वो यहाँ पर बंद हो गया, इनकम बंद हो गया तो लोग अपनी किस्त जो है वो जमा नहीं कर पा रहे हैं, किस्त जमा नहीं कर पा रहे हैं तो एनपीए हो जाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से यहाँ पर जो चेंजेस है वो आए हैं, जो एनपीए है वो क्रिएट हुआ है। कोई नेचुरल कैलेमिटी जैसे अभी कोरोना आ गया उसकी वजह से अगर कोई होता है, बाढ़ आ गई उसकी वजह से अगर कोई होता है, नॉन रिलीज ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट के जो ग्रांट्स होते हैं वो अगर रिलीज नहीं हुए हो उसकी वजह से अगर एनपीए हो रहा हो, तो वो स्टाफ को अकाउंटेबिलिटी जो है उससे यहाँ पर बाहर निकाल देगा, मतलब स्टाफ जो है उसके लिए अकाउंटेबल नहीं रहेगा, कर्मचारी जो है वो यहाँ पर जवाबदेह यहाँ पर नहीं रहेगा, उसके परीक्षण से उसको बाहर कर दिया जाएगा। अब रूल्स क्या यहाँ पर लाए गए, तो सबसे पहला रूल जो हमें देखने को मिलता है वो है अप टू 10 लाख। अगर 10 लाख तक का यहाँ पर एनपीए है तो स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी जो है उसको एग्जामिन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ आती है। देन आते हैं हम यहाँ पर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के, तो यहाँ पर बैंक जो है वो डिसाइड करेंगे थ्रेशोल्ड 10 लाख से ₹20 लाख, जितना बिजनेस साइज है। ठीक है, वो यहाँ पर डिसाइड करेगी, जिसमें होम एंड कार लोन आता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट्स, ये सब इसमें आते हैं। स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी जो है वो एग्जामिन की जाएगी कमेटी के द्वारा, जो कमेटी फॉर्म की जाएगी यहाँ पर रीजनल ऑफिस में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर होगा, जहाँ पर जो कमेटी है वो अपना ब्रीफ रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करेगी। अगर कमेटी को ऐसा लगता है कि स्टाफ जो उसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर रहती है, तो फिर जो यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग है ऑफिसर के, वो यहाँ पर एग्जामिन किए जाएंगे ऑफिसर के द्वारा, जो भी यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसके लिए। देन आते हैं 1 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक के। अब 1 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक अगर आप आते हैं तो एनपीए जो है वो इस रेंज में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के थ्रू जाएगा, जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जो सैंक्शन लेवल है उससे एक लेवल यहाँ पर हायर रहेगी। कमेटी जो है वो हेड की जाएगी सीनियर टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी जिसने सैंक्शन किया है लोन उससे सीनियर रहेगा, वो यहाँ पर जांच पड़ताल करेगा और वो यहाँ पर देखेगा क्योंकि अगर सेम लेवल का रहेगा तो यहाँ पर जिसने दिए हैं, लोन दिया है, सैंक्शन किया है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो एक लेवल यहाँ पर हायर रहेगा, वो यहाँ पर चीज़ें जो है यहाँ पर देखने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए जो 50 करोड़ है उसके ऊपर क्या, तो आरबीआई ने कहा है बैंक जो है उन्होंने सभी फ्रॉड केसेस को बाइफरगेट करना है। आरबीआई ने कहा कि बैंकों को सभी धोखाधड़ी के मामले जो है उसको विभाजित करना है। विभाजित किस में करना है, एक तो विजिलेंस में करना है, दूसरा नॉन विजिलेंस कैटेगरी में करना है। और सिर्फ भी जो विजिलेंस केसेस रहेंगे उसको इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी के पास
सौंपना होगा। नॉन विजिलेंट केसेस जो है वो यहाँ पर बैंक लेवल पे भी इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं कि क्यों गलत हुआ, क्या गलत हुआ, ये सब। कौन से 6 महीने के अंदर अंदर केसेस जहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो भी इन्वॉल्व है। बोर्ड या ऑडिट कमिटी जो है वो यहाँ पर प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो मतलब अब अगर आपको बैंकिंग सिस्टम में जाना है और बैंक में अगर आपको काम करना है और बैंक की अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अब यहाँ पर थोड़ा और मुश्किल जो है वो हो जाता है। हाउ विल द न्यू नॉर्म्स, यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ को कैसे इंप्रूव करेंगे। बैंक इंडस्ट्री जो है वो बोलते हैं नए नॉर्म्स जो है बैंकर्स को क्रेडिट डिसीजन लेने में फास्टर तरीके से हेल्प करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि एनपीए इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं बैंकों के, उसकी वजह से जो हम देखते हैं ना कि एक जो आरबीआई है अपने रेपो रेट यहाँ पर कम करती जा रही है, स्टिल हमें इसका जो इफेक्ट है वो बैंकों के ब्याज दर में देखने को नहीं मिलता है। उसका कारण ये भी है ना कि क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंकों के एनपीए बहुत ज़्यादा है, बैंक को डर लगता है लोन देने में, और आरबीआई के पास जो पैसा रखा जाता है जिससे रेपो रेट जो बैंक आरबीआई से पैसा जो लेती है वो बहुत कम लेती है, तो इसलिए यहाँ पर मतलब ही नहीं बनता है कि रेपो रेट आप कम कर रहे हो ज़्यादा कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर तेज़ी से डिसीजन लेने में कि भाई अब यहाँ पर जो भी हो हमारे ऊपर नहीं, हम यहाँ पर जो है वो सही तरीके से होगा। यहाँ पर जो क्रेडिट डिलीवरी है इंडस्ट्रीज को जो स्लोली मिलती है वो यहाँ पर अब सही तरीके से एड्रेस हो जाएगी। तो ये इसके कुछ जो हमें सोल्यूशन है वो देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। यहाँ पर जो अनिल देशमुख है, महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर रहे थे, उन पर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाए गए। अब थोड़ा मैं यहाँ पर आपको बैकग्राउंड जो है केस का बता देता हूँ। देखिए इसमें सचिन वाजे जो है वो इंक्लूडेड है, परमबीर सिंह जो है वो इंक्लूडेड है, पुलिस ऑफिसर्स, एंड यहाँ पर अनिल देशमुख जो यहाँ पर महाराष्ट्र के मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत ही मतलब नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई थी कि जो मुकेश अंबानी है उनके घर के सामने एक गाड़ी पाई गई जिसमें कुछ एक्सप्लोजिव्स थे, वो सचिन वाजे के द्वारा रखे गए थे, ऐसा यहाँ पर निकलकर सामने आया था। अभी मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ वो न्यूज़ में जो आया है उस बेसिस पर बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी चीज़ साबित या कोई भी चीज़ मेरे ओपिनियन जो यहाँ पर नहीं आ रहे। अब इन्होंने ऐसा रखा गया, ऐसा यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिला। देन उसके बाद परमबीर सिंह जो है उनके ऊपर जो है वो कार्यवाही की जा रही थी। तो परमबीर सिंह जो है उन्होंने यहाँ पर एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख जो है उन्होंने यहाँ पर जो ऑफिसर्स है पुलिस वाले हैं उनको जो भी यहाँ पर जो पब होते हैं ये सबसे महीने के 100 करोड़ रुपीज़ जो है वो निकालने को कहे। महीने के 100 करोड़ रुपीज़, मंथली 100 करोड़, जी हाँ, ठीक है। उसके बाद से ही उन पर काफ़ी इल्ज़ाम लगे, फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो मंत्री पद है उसको त्याग दिया। देन उसके बाद अब यहाँ पर ईडी जो है उनके केस, यहाँ मतलब सीबीआई का केस भी चल रहा है, अलग अलग केसेस जो है वो अलग अलग एजेंसीज चला रही है। ईडी के द्वारा भी हमें केस जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये केस क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उन्होंने अरेस्ट किया फॉर्मर महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, ठीक है। अब कौन से, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यहाँ पर इसके तहत उनको अरेस्ट किया गया। केस क्या है, केस अगर हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली 4.7 करोड़ रुपीस कैश में वेरियस जो बार ओनर्स है उससे वहाँ पर उन्होंने लिए। अब अकॉर्डिंग टू ईडी अगर हम देखते हैं तो इसमें से 4.7 करोड़ इसमें से अगर हम देखें तो 4.18 करोड़ जो है वो डिपॉजिट किए गए कैश में 4 दिल्ली बेस्ड शेल कंपनीज में। शेल कंपनीज आप सभी को पता है जो सिर्फ ऐसे ही नाम के लिए खड़ी की जाती है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर रिलायबल फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, वाया VA रियलकॉम, देन उत्सव सिक्योरिटीज़ एंड शीतल लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो शेल कंपनीज है, ये शेल कंपनीज में जो पैसा है ये डाला गया, एंड देन ये जो कंपनीज है इन्होंने एंटायर जो अमाउंट है वो श्री साई शिक्षण संस्थान ट्रस्ट जो है उसको डोनेट किया, ऐसा बताया गया। अब ये जो ट्रस्ट है ये चैरिटेबल ट्रस्ट है जो अनिल देशमुख और उनकी फैमिली जो है वो हेड करते हैं। तो समझ रहे हो, मतलब इसको बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग भाई। इसमें डाले गए पैसे अलग अलग शेल कंपनीज में, ये जो कंपनीज है ये कंपनीज ने फिर पैसा जो है वापस यहाँ पर ट्रांसफर किया, मतलब ब्लैक मनी हो गया अब वाइट, है ना। ईडी ने ये भी एलिग किया कि जो देशमुख का वर्ली फ्लैट है रजिस्टर्ड है इन द नेम ऑफ वाइफ, वो भी यहाँ पर कैश में लिया गया था 2004 में, लेकिन उसकी जो सेल डीड है वो एग्जीक्यूट हुई है फरवरी 2020 में जब वो मिनिस्टर बने। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर इनके अगेंस्ट में देखने को मिल रही है।
देन उसके बाद अलग अलग और वेरियस केसेस यहाँ पर चल रहे हैं। तो इससे हमें एक तो जो राउंड ट्रिपिंग है वो देखने को मिलती है। ऐसा ही बाहर के देश से भी किया जाता है टैक्स से बचने के लिए। उसी के साथ साथ जो अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिटेल में जानना है तो फटाक से जाओ पॉलिटिकल लेक्चर्स पर अपने एमएम अकेडमी के, उसमें डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे फॉर्म किया गया जिससे कि एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वो यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। इनिशियली स्टैब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में 1956 में एज अ एनफोर्समेंट यूनिट, उसको रिनेम किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 1957 में। दे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फंक्शंस अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लॉ है उसमें अगर वायलेशन होता है तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट होगा। एंड यहाँ पर जो फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वो यहाँ पर शो कॉज नोटिस है ना, यहाँ पर जो भी मतलब पैसों से रिलेटेड जो हेरा फेरी होती है वो सारी ईडी के द्वारा यहाँ पर देखी जाएगी। अगर आपने स्कैम सीरीज देखी है उसमें वो बोलते हैं ना कि भाई मेरा काम खत्म हुआ ईडी आपके पीछे लगेगा, है ना, तो ये ईडी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया जो है कार्बन न्यूट्रलिटी पर पहुंचेगा बाय 2070 तक। तो इसके बारे में मैंने कल भी थोड़े ग्लिम्स देखे थे। इसमें अगर आप देखोगे 5 प्लेज यहाँ पर लिए गए हैं। कौन से? इंडिया जो है वो अपना नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज करेगा टू 500 गीगावाट 2030 तक। इंडिया जो है 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट जो रेन्यूएबल एनर्जी से लेगा बाय 2030 तक। ऐसा आपको स्टेटमेंट आ सकता है प्रीलिम्स में कि यहाँ पर 2050 तक करेगा बा, ऐसा बोला गया। तो 2030 तक इंडिया जो है टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन रिड्यूस करेगा 1 बिलियन टन तक फ्रॉम नाउ टू 2030। एंड बाय 2030 इंडिया जो है अपना कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी में 45% यहाँ पर रिड्यूस कर देगा। बाय 2070 इंडिया जो है वो अपना टारगेट जो है नेट जीरो का वो अचीव कर लेगा। नेट जीरो आप सभी को पता है क्या है। नेट जीरो मतलब जितना आप बाहर डाल रहे हो उतना वो एनवायरमेंट जो हमारा सोक कर सकता है, उसे हम कहते हैं नेट जीरो, है ना। चाइना जो है उसने अनाउंस किया नो न्यू प्लेज ऑन मंडे, प्रीवियसली प्लेज नेट जीरो बाय 2060। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू स्पेंड इतने यहाँ पर करेगा। और इंडिया के द्वारा जो है ये भी बोला गया है कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन्होंने डेवलपिंग कंट्री को यहाँ पर हेल्प करना चाहिए जिससे कि वो अपने टारगेट जो है उसको अचीव कर सके। अभी दूसरी और एक चीज़ जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो है G20 समिट एंड क्लाइमेट चेंज। अभी देखिए हाल ही में रिसेंटली G20 समिट कंक्लूड हुई और लीडर्स ने काफ़ी कमिटमेंट जो है यहाँ पर किए कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए। अब इसमें अगर आप देखोगे हाईलाइट्स तो लीडर जो है वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमीज उनको यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल करना। अब देखिए ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इतना आ रहा है इसके लिए क्या है, अब जो हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है जिस पर इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जाते थे अब ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस पर क्वेश्चंस जो है आपको आ सकते हैं। तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी बोलिए, जितने भी गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं वो बोलिए, ये सभी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कोल फायर्ड पावर जनरेशन जो है वो यहाँ पर ख़त्म करो भाई। कोल पर हम इतना निर्भर क्यों हो रहे हैं? कोल को अगर हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हैं तो हमें हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा लगेगा इसलिए यहाँ पर मुश्किल होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये यहाँ पर हम कर सकते हैं जिससे कि क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स के लिए वो हम यहाँ पर ला सकते हैं। डिक्लेरेशन जो यहाँ पर इंडिया के द्वारा हमें देखने को मिल रहा है उसमें है वैक्सीन इनइक्वालिटी को एड्रेस करना। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये की गई है, इंडिया को पता है कि भाई इनइक्वालिटी जो है अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पर वैक्सीन के लिए काफ़ी चल रही है। इसलिए इंडिया ने बोला कि हम 5 बिलियन वैक्सीन डोजेस प्रोड्यूस करेंगे बाय दी नेक्स्ट ईयर 2022, जिससे कि यहाँ पर जितने भी अगर पुअर कंट्रीज है उनको भी वैक्सीन जो है वो मिल जाएगी। वन अर्थ वन हेल्थ, यहाँ पर वन अर्थ वन हेल्थ जो है ये भी यहाँ पर विजन लाया गया जहाँ पर मतलब जो पेंडेमिक है उसे फाइट करने के लिए ये इनिशिएटिव हमें देखने को मिला। ग्लोबल सप्लाई चेन, इंडिया ने हाईलाइट किया कि यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन जो उसकी बहुत ज़रूरत है और इंडिया जो है वो सभी को ये कहना चाहता है कि अगर रिकवरी करनी है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन जो है उसमें मदद यहाँ पर करनी बहुत ज़रूरी है सभी कंट्रीज़ को। देन उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल मिनिमम टैक्स को सपोर्ट, इंडिया जो है उसने यहाँ पर G20 में डिसीजन में यहाँ पर 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो यहाँ पर लाया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ये फेयर रहेगा और सही रहेगा। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इंडिया ने वेलकम किया यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और फ्रेंच लीडरशिप को भी उसमें इंक्लूड किया। अभी अगर आपको पता होगा AUKUS है ना, AUKUS, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है
कि इससे रिलेटेड जो फ्रांस है वो बहुत दुखी हो गया। तो अब यहाँ पर फ्रांस जो है उसको भी यहाँ पर इंडिया जो है वो तो दोस्त है भाई, ऐसे कैसे छोड़ेगा। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है। G20 के बारे में अगर हम देखते हैं तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज़ का, यूरोपियन यूनियन का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरी एंड हेड क्वार्टर नहीं है। इसमें 20 मेंबर्स अगर हम देखें तो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। और एग्जाम में आपको ये भी आ सकता है कि नीचे देखने में से कौन कौन से G20 के मेंबर्स नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंट्रीज जो उनके बारे में पता रहना ज़रूरी है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें आज का न्यूज़पेपर जो है वो देखने को मिलता है। अरे ओ सांबा, कितना डिस्काउंट रखा है रे एमएम एकेडमी पर? पूरे 50%। सुना? पूरे 50%। तुम्हें पता है एमएम एकेडमी इतने हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को सस्ते में क्यों दे रहा है? ताकि कोसों कोसों दूर गांव में जब कोई एस्पिरेंट कम पैसों की वजह से अपना यूपीएससी का सपना तोड़ता है तो एमएम एकेडमी कहता है मैं हूं। और ये 3 लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा।